आ गया कि सारा। तो ये करो करावांक लिखावांक लिखाना तो बड़ो बड़े है के कोचिंग की दुनिया में केवे के लड़कियां ने तो लिखना को बड़ो शौक है, समझने वाला कोई मतलब को नहीं। ये देखा है मैंने, हकीकत है। तभी तो आप जिन कोचिंगों के नाम सुनते हो वहां 80% लड़कियां मिलेगी। सत्य बात है ये। अनबस लिखा वो करो, और लड़का वहां नहीं टिकता है जब उसके समझ में नहीं आएगी वो उस कोचिंग को ही छोड़ देगा। बोले रिपिया लागेड़ा ही क्यों ना होगा, या फिर नहीं समझ में आवाज थे तो चलो थोड़ा सभ्य हो गया। पुलिस आ रही तो हालत है जो नहीं समझ आवाज बीच में खड़े हो गए, जबान कौन मेरो मास्टर की बेइज्जती होने लग रही है। तो हाँ, लिखने को बहुत शौक, नोट्स बनावो करे, कलर डालवो करे। जो कि थे जी या कोई कोचिंग में जाओ थे लिखने का रिपिया दो समझने का, तो वे लिखने पर ही तो फोर्स क्यों रखो, बस नोट्स बनवा दो मान तो क्यों करिए। तो किताबा में लिखियो पढ़ियो, भरी पड़ी है किताबा भाई, इतनो लिखियो पढ़िए कि जितनो मैं आज सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता जी 12 महीना चलाऊं तो ही कौन लिखा सकूं, क्योंकि किताबों में मैं पढ़ गया हूं। तो नोट्स जगह ठीक है काम आओ, आपका बनाएगा काम आओ, लेकिन फिर भी ज्यादा समझने पर ज्यादा ध्यान रखो। पिया मन 3 दिन हो गया समझाता, आप लिखानो पड़ेगो, लेकिन आ कहते नहीं लिखनो एक समझना है। छोरा तो कहेगा समझाओ और छोरिया कहेगी ना लिखाओ मान तो ये तो सारा याद ही है। कौन नहीं याद है ये? ठीक है। सूर्य के कितने रूपों की पूजा होती है? 5 रूपों की। नदियां, बस इतना ही ध्यान रखना है, मैन नदी और प्रमुख नदी, ये दोनों। नदी तमा किसे कहा गया? सरस्वती। अच्छा, आर्थिक व्यवस्था रह गई थी। आर्थिक व्यवस्था का मतलब इकोनॉमी, काम कैसे चलेगा। वर्तमान में आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? इकोनॉमी, नौकरी है, सिर्फ नौकरी। आपने लिए सिर्फ नौकरी, आपा क्या खातर बाज रहा? नौकरी लाग जाओगा, उद्योग धंधा बाद में बनाबो करियो, बनाई स्थापित कर लियो बाद में। अपने लिए मुख्य महत्व है नौकरी। हमें सिर्फ नौकरी प्राप्त करनी है। हमें दुआओं में किसे मांगना है? दुआओं में सिर्फ नौकरी को ही मांगना है। हमें दुआ भी करेंगे तो भी नौकरी की ही करेंगे, क्योंकि हमारे आर्थिक आधार मुख्य रूप से नौकरी है। आपकी किसी के साथ कोई द्वेषता नहीं होनी चाहिए। भलाई 2 कोचिंग और आपस में लड़ो, भलाई 2 ऑनलाइन और आपस में लड़ो, भलाई 2 किताबा ना लड़ो, हने क्या मतलब है? हने यहाँ लागे नहीं कि कोचिंग मास्टर बढ़िया भी पढ़ो, हने नौकरी मतलब। तो बी टाइम नौकरी तो मतलब को नहीं, तो उस समय क्या हो सकता है भाई? वो लोग आए हैं ऋग्वेद में, उत्तरवेद में स्थायी होंगे, अभी तो आए हैं, खुद ही कौन बसे अडंगू कृषिकरण खातर सेपरेट बसनो तो पड़े। अभी तो बेचारा बचे ही कोनी, अभी तो आंगो काम को चाल रहे, वो जानवर पान चाल रहे, यानी पशुपालन, क्योंकि अभी तक भी सेपरेट बसे नहीं है। पशुपालन ही उनकी आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार। खाने पीने की जगह चीजें चाहिए वे सारी मिल जाएगी पशुओं। तो मुख्य शुरुआत में उत्तरवेदिक में बदल जाएगा। हाँ, थोड़ी थोड़ी कृषि शुरू हो गई थी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मुख्य आधार कृषि, क्योंकि अभी तो आप भी बेचारा स्थायित्व खोल लिया हमें। तो कृषि क्या हो गई? मुख्य आधार प्रधानता क्या हो गई? पशुपालन। कृषि के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं है ऋग्वेद के। ओनली फॉर कृषि के लिए 24 मंत्र है। बोलो बेटा, इंद्र ने तो 250 को सूक्त दे रखे, और 88 मात्र मंत्र दिए, 24, यानी ओनली 24 मंत्रों का जिक्र किया गया कृषि। ये देखो गाय ही इनके लिए सब कुछ। क्यों? क्योंकि काम क्या गपाण चाहते हो? गाय। अब तो कोई नहीं, आप पशुवानी तो महत्व को दे रहे हो। 20 साल पहले हमारे समाज में भी पशु का बहुत महत्व था। घरे जो डाग बीमार हो जाती तो घर का रोटी कौन खाता? आज स्थिति ही 20 साल पहले ही को नहीं। क्यों ही? अरे घरे से जानवर मर जाता तो घर का रोना लग जाता, क्योंकि घर को आधार ही वही हो। ऊंट मर गया तो बना लो, खेती क्यों करांगा? तो पशु हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। तो इस समय भी सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि ऊंट वगैरह जरूरती को नहीं, क्योंकि उन्हें खेती तो करनी नहीं है, उन्हें तो बाकी खान पीने की चीजें वो किससे मिल रही है? गाय। तो उनके लिए महत्वपूर्ण चीज हो गई गाय। गाय को सब कुछ मान लिया। किसी भी परिस्थिति में नौकरी नहीं छोड़ी जाएगी। छोड़ सकोगे? कई बार
किसी सिचुएशन आ जाए, गुरुजी आज छोड़ के तैयारी कर जाए, ना मुनाना, नौकरी तो किसी परिस्थिति में नहीं छोड़नी। मरसाकर कॉन्स्टेबल है, 15 सालों से आगे जुड़ेगा, पुराने टाइम में कुरुक्षेत्र टाइम पर था। अब वो रोज मन है कि मैं नौकरी छोड़ी हूँ, मैं नौकरी छुड़ा दे, मैं तेरे को जॉब कर लूंगा आधे रुपया, लेकिन बिन माए को मन ना नौकरी छुड़वाई को नहीं कर। यहाँ आ जा बोला तू 2 साल का तेरा जा 4 साल का, बोले यहाँ तो पुलिस में छुट्टी को दे गए। क्यों? क्योंकि नौकरी हम नहीं छोड़ सकते किसी परिस्थिति। अब जो पेंशन लागू हुई मुखिया, अब बता यार, बात तो तेरी सही, कोई बात है, नौकरी नहीं छोड़ सकते। मेन चीज, गाय को आप मार ही नहीं सकते। गाय तो अघन्य है, यानी किसी भी परिस्थिति में आप गाय को नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि जीवन का आधार भी मुख्य रूप से गाय है। अब अगर कहीं जाना है, ढूंढना है, तो भी किसको ढूंढना है? जॉब ढूंढना है तो कहीं जाना है तो भी गायों की खोज के लिए जाना है, गवेषणा गायों की ही खोज करनी है अभी मुख्य। अब अगर गाय को जहां सबने गाय चाहिए तो लड़ांगा भी तो क्या खतर, यानी सारा मूल आधार गाय ही है इनको। और वहीं से शुरुआत हो गई थी कि गाय को हम पवित्र मानने लगे। यानी युद्ध के लिए ये बाबू, हाँ, युद्ध होंगे तो गाय के लिए होंगे। गाय को क्या कहा गया? अघन्य कहा गया। बताओ क्या की मांग करोगा? नौकरी भाई, मुराद मांगोगा तो भी क्या मांगोगा? ये आज से आई आप करता होगा दिनातन गए, नौकरी मिल गई, पढ़ाई ददाती नौकरी, नौकरी ददाती अच्छी छोकरी। तो मूल कौन है? मूल नौकरी है। तो विद्या ददाती नौकरी, तो नौकरी की दुआ करो तो थे बताओ ए क्या की दुआ करेगा? गाय नहीं, पशु कह सकते, अकेले गाय नहीं। कि ये लोग उपासना में भी पशुओं की ही मांग करते थे। गायों की खोज को कह देते हैं कविष्टि, यानी गायों की खोज। वर्तमान में संपत्ति का प्रतीक क्या है? ये आपसे कहा, अब थे कि कौन सा आदमी रुपया रो मानो है? हालत ये है, बहुत सा इसे अभी मैं देखे है जिनकी इनकम कम से कम 2 से 3 लाख रुपए मंथली इनकम है, फिर भी वह तैयारी करे पुलिस की। जबकि पुलिस में ये मिलो 25,000 30,000। और क्यों? बोले यार घना ही रुपया कमावा, पर लोग नहीं मान रहे। घना ही रुपया कमाओ फिर रुपया नहीं हो रहे है को नहीं आस्ती थी। आज जगह आदमी की नौकरी है, बिन इतनो रुपया रो मान चुके हैं। अब जहाँ 3rd ग्रेड आ गया तो ये मिलेगा था नहीं पता, 25-30,000 आदमियों घर चाले मुश्किल, फिर भी थार को सारा थारो ही उम्मीद करेगा, चाहे बुआ हो थारी, चाहे थारी बहना हो, बोल वो नौकरी लाके डोएगा। सब ज्यादा जिम्मेवारी थारे, ब्याह थे करोगा, बात करोगा, बोल भी नौकरी आ रहा, थोड़ा ज्यादा रुपया करके वो नौकरी लाके डोएगा। यानी नौकरी वाले को हमने पैसे वाला समझ लिया। तो उस समय मुख्य चीजें थी पशु में। तो संपत्ति का प्रतीक किसको माना गया? कि जगह आदमी को ज्यादा पशु है वो रुपयारो है, यानी संपत्ति का प्रतीक था पशु। प्लस ये लोग आभूषण पहनते थे, तो आभूषण भी उस समय क्या माना जाता था? संपत्ति का प्रतीक। आज वर्तमान में हम नहीं मानते, लेकिन आज से 20-25 साल पहले लोग चर्चा किया करते थे कि 2 भरी सोनो मांग रहे, 4 भरी सोनो। और ब्याह के अंदर स्पेशल पूछा करता सोनो की तो गाली पुस्तक को नहीं, आज के पूछे छोरी के करे, छोरो के करे, आ कौन पूछे सोनो की तो गाली है, गाया की दी है, ऊंट की दादी है, पहले दिया करता। दहेज में भी देता है चीजा, गाय वगैरह ये दहेज में भी देते थे। इनका जिक्र कितनी बार हुआ है? देखो, अश्व, ऐसा कहा गया है कि ऋग्वेद में अश्व की 2 तो 15 बार चर्चा हुई, और वर्ष का लगभग 176 बार, और गाय की चर्चा हुई है 170। इतनी बार की चर्चा ही हुई। तो थोड़ा सा ध्यान रखो तो रख लिया, नहीं रखो तो कोई। क्यों? क्योंकि घोड़ा भी इनका महत्वपूर्ण पशु था। भाई क्यों मेरे को महत्वपूर्ण? खान खातर गाय, जान खातर घोड़ो, कहीं जाना है तो तभी तो हमारे जो राजा महाराजा थे वो भी घोड़े को महत्व दिया करते थे। कौन पढ़ोगे? पृथ्वीराज चौहान के घोड़े को नाम वो होरिंग, घोड़े को नाम वो होरिंग, वो पढ़ रहा नहीं। घोड़े को भी ये महत्व देते थे कहीं जाने के लिए। और गाय क्या हो गई? गाय खाने पीने तो मुख्य आधार हो गया इनका ही। रह जैसी की याद शुरू ये रहे क्यों जाओ। ऋग्वेद पहले बारी प्रधानता किस चीज की है? पशुपाल, कृषि गुण है। कृषि से संबंधित ओनली 24 मंत्र आए। युद्ध के लिए, गायों के लिए युद्ध होते थे, गवेषणा शब्द का प्रयोग किया गया है।
अगन्या किसे कहा गया? गाय को किसी परिस्थिति में नहीं मार सकते। उपासना में सर्वाधिक मांग जो थी वो पशुओं की ही थी, और गायों की खोज गवेष्टि हो गए। संपत्ति का प्रतीक पशु, गाय नहीं कह सकते, पशु, और आभूषण संपत्ति का प्रतीक है। तो जगह पशु आभूषण बिंदरी प्यारो माने जातो बीते में, और इनकी चर्चा हुई है। बाघ और गेंडे का जिक्र ऋग्वेद के अंदर नहीं है, जैसे कि ध्यान में बाघ और गेंडो, गेंडो देख रहे लाऊंगा दंगो पकड़ी लाऊंगा गेंडो, हैं मुझे सारी स्लाइड। जस्टिस, न्याय। वैसे प्राचीन समय में न्याय व्यवस्था, कुछ लोग तो मनु के सिद्धांत को मानते आए हैं, मनुस्मृति के आधार पर न्याय हुआ करता था। लेकिन उस समय शुरुआत के अंदर न्याय किस प्रकार था? पहली बात तो ज्यादा जुर्म तो थे ही नहीं भाई, जब मतलब ही एक ही चीज हुआ अपन, बस घरे पशु होना चाहिए। अपना आज 20 साल पहले थार गांव में एक ही मुकदमों को नहीं हो, सत्य बात है, क्योंकि लोगों का बस खेत दिया घरे आ गया, इतनी बात। आज आपड़ो माचियो बोला रिपिया होना चाहिए, भले क्यों हो इन वजह केस मुकदमा की संख्या बढ़ती गई। तो उस समय न्याय व्यवस्था कैसी थी? एक तो होती है दंडदायी, दंड देने वाली, एक होती है सुधारात्मक। तो दंड और सुधारात्मक को मतलब क्या? जैसे कई बार अपराधी को, हमारे यहाँ क्या है, अब दंड है, सीधी सी बात है, अपराध करोगे तो इतने वर्ष की सजा मिलेगी, लेकिन फिर भी सुधार करने की जरूर कोशिश करे सरकार। कभी 15 साल है तो अगर अच्छो व्यवहार रहे, कई बार गलती से भी अपराध हो जाए तो भी 3 साल पहले छोड़ दे, इससे काम भी हुए वह को वो है सुधारात्मक, उसे सुधारने की कोशिश की जाए। उस समय जो दंड था ना वो सुधारात्मक था, दंड के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, अर्थाधारित। अर्थाधारित समझिए, आज अगर आप कुछ गलती करोगे तो आपको सजा मिलेगी कि 12 साल 10 साल, जबकि यहाँ कौन कह ले भाई तू मर्डर करिए तो एक मर्डर के बदले तने सरकार ने 1000 फॉर्च्यूनर देनी पड़ेगी, है कि यहाँ? उस समय ऐसा था, यानी अगर आपने किसी को मार दिया, मृत्युदंड दे दिया, तो आपको 100 गायें देनी। वो काम ठीक हो गुरुजी, आज के हिसाब उतना ठीक लगे, क्योंकि आज गाया तो ये किन किन कबाड़ देगो। लेकिन मान लो आज आ कहते 100 फॉर्च्यूनर देनी है, हवा निकल जाएगी तो फॉर्च्यूनर के बराबर है भी। तो दंड आधारित था, यानी इसमें एक मर्डर के लिए ये, यानी इस प्रकार का दंड निर्धारित था। 20 साल पहले गांव में कोई छोर छापरी छेड़ दे तो नहीं, जब भी ना कहता कि तू 2 दिन तक एयरपोर्ट है, रोड है नहीं, रोड के जोरे तो आ रहे वो हटाओ वो, हाँ ही को नहीं काम पड़ियो को नहीं बुढ़िया पूछियो। गांव में इसे मामला होता तो बिन ये कहता, पहले तो गांव में शर्मिंदो करता और फिर बिन कोई काम लगाता, तू 1 दिन तक बट्टे बाटा खोदेगो या 2 दिन तक तू वो काम करेगा, ऐसी चीजा है। तो ये था दंड आधारित। उस समय पुलिस को क्या कहा जाता था? उग्र। थोड़ा सा सौम्य को ध्यान। चलो अब लिखो, कल कंप्लीट हो जाए, फिर उत्तरवेदी को और बढ़े, इंडो और बढ़े। हाँ ओह घट तक लिखे रहे, अच्छा लिखे ही को नहीं, अरे इन्हें कंप्लीट कर दियो। वाह क्या ना को लागो भी आप के टॉपिक है ही चाहिए, हम कितना ही लंबा खींच दियो भला, इच्छा पर डिपेंड करे टॉपिक। हेडिंग डालो तो फिर वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता, आर्य सभ्यता ब्रैकेट में लिख दो 1500 से 600 ईसा पूर्व। 1500 से 600 ईसा पूर्व लगाइए, ईसा पूर्व। ठीक है, अभी हम ईस्वी प्लस में आए नहीं है। वेद का अर्थ है ज्ञान, वेद का अर्थ है द मीन ऑफ वेद, ज्ञान, नॉलेज। वेद का अर्थ है ज्ञान। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। वेदों को श्रुति साहित्य, श्रुति सुनना, श्रुति साहित्य या संहिता, संहिता भी कहा जाता है।
वेदों को अपौरुष से का अर्थ होता है जो किसी पुरुष ने नहीं लिखे, किसी देवता ने लिखे। वेदों को अपौरुष से कहा गया है। वेदों को अपौरुष से कहा गया है। वेदों की भाषा संस्कृत व लिपि ब्राह्मी थी। वेदों की भाषा संस्कृत व लिपि ब्राह्मी थी। ब्राह्मी लिपि ज्यादा है। वेदों की भाषा संस्कृत लिपि ब्राह्मी थी। वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास। महर्षि ध्यान रहे, वेदव्यास एक को नहीं, बहुत वेदव्यास हो रहा है। अलग अलग समय में अलग अलग अवतार माना गया है विष्णु का वेदव्यास। महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास। वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास ने किया था। महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास ने किया था। सीधे वेदव्यास लिखते हो। ऋग्वेद में आर्य शब्द 33 बार आया है। ऋग्वेद में आर्य शब्द 33, कुछ जगह 36 लिखा होता है। देख, ऋग्वेद में आर्य शब्द 33 बार आया है। भारत में आर्यों की पहचान नारकिड जाति से की जाती है। जाति से की जाती है। नारकिड, भारत में आर्यों की पहचान नारकिड जाति से की जाती है। उनसे मेल खाता है इनकी कल्चर जो है। नॉर्किड गड़बड़ी वो की होगी गलती। मुझसे लिखिए नारकिड। मतलब नॉर्किड नारकिड हिंदी पढ़ता पढ़ता दिमाग खराब हो गया। चीज हिंदी जीके में चीज को कोई महत्व को नहीं है। शब्द आगे पीछे हो जाए चीजों कोई फर्क नहीं पड़े। ये तरीका का ऑप्शन कभी कौन दे जीके के अंदर, वो हिंदी को दिया। देखो नारकिड नॉर्किड एक ही। देखो वैदिक साहित्य, हेडिंग डालो वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य, इसमें वेद प्लस ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ प्लस आरण्य प्लस उपनिषद, उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, प्लस उपनिषद आते थे। कई बार पूछ लेते वैदिक साहित्य में कौन शामिल नहीं है, तो उपवेद जो है वो वैदिक साहित्य में शामिल नहीं है। तो नोट लगा के लिख लो चाहिए, उपवेद वैदिक साहित्य में शामिल नहीं है। उपवेद वैदिक साहित्य में शामिल नहीं है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि वैदिक साहित्य में कौन कौन आते हैं। उपवेद जो है वो वैदिक साहित्य में शामिल नहीं है। देखो ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों का जिक्र है। कुम्मा, एक नंबर लिखो कुम्मा, ब्रैकेट में लिख दो काबुल, काबुल नदी है ना। क्रुमु, कुम्मा ब्रैकेट में वर्तमान में इसे काबुल बोला जाता है। दूसरी क्रुमु, जिसे वर्तमान में कुर्रम बोला जाता है। गोमती, वर्तमान में इसे गोमल बोला जाता है। गोमती, गोमती। और सुवास्तु,
सिर्फ क्रोमा एक काबुल है, बाकी सेम ही नाम है। गोमतीन वर्तमान में गोमल बोले। अफगानिस्तान की 4 नदियों का जिक्र है और ये सर्वप्रथम, हाँ स्वास्थ्य है, 4 नदियां अफगानिस्तान, और ये सर्वप्रथम अफगानिस्तान बसी, फिर पंजाब के आसपास, पंजाब के आसपास बसे, फिर आज जगह घटे ब्रह्मवर्त, यानी कुरुक्षेत्र का आसपास को जो क्षेत्र वो ब्रह्मवर्त, जिसका मापा राजस्थान भी शामिल हो जाए सर। यहाँ कौन पता लगे कभी जगह ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग है, तो अपमान नहीं पड़ी, अंदाजो लगाना पड़ेगा वही चीज को। जैसे भी सरस्वती नदी, जैसे काबुल को कुरुमुख आ गए, कुम्मा खा गए, तो इन अंदाजो अपा नहीं लगाना पड़ेगा कि कुंभ जिद वर्णन करेगा नहीं। जैसे ये ब्रह्मवर्त है, ये इसके ब्रह्मवर्त है, वहां पर झाड़ियां है, उसके इधर एक पर्वत है, उसके पर्वत उसके पश्चिम साइड पर, तो आप अंदाजो लगाने को पर्वत झाड़ियां और मरुस्थल है, इनको मतलब राजस्थान को जिक्र हो रहे, इन आधार पर अंदाजो लगाए ना कि भाई राजस्थान नाम थोड़ी ले भी लिखो। आसपास फिर ब्रह्मवर्त यानी कुरुक्षेत्र के ब्रह्मवर्त में बसे, ब्रह्मवर्त में बसे। आर्यों का मूल स्थान, हेडिंग डालो, आर्यों का मूल स्थान। पहले लिखो भारत, भारत। भगवान दास इडवाणी, भगवान दास इडवाणी, इनकी पुस्तक है रिटर्न ऑफ आर्याज। भगवान दास इडवाणी प्रकेट पुस्तक को नाम लिख दो, रिटर्न ऑफ आर्याज, रिटर्न ऑफ आर्याज। बस इतना समझ जाओगे तो भारत कौन मानता है, भगवान। 2 नंबर लिखो तिब्बत, सरस्वती व पार्टीजन, सरस्वती पूरा नाम लिखो, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में मानते हैं इस चीज को, व पार्टीजन। तीसरो सप्त सेंधव प्रदेश, सप्त सेंधव प्रदेश, अविनाश चंद्र दास, सप्त सेंधव प्रदेश ये मानता है अविनाश चंद्र दास। फिर आ जाएगा आर्कटिक लिख लो, चाहे उत्तरी ध्रुव लिख लो, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, बाल गंगाधर तिलक। तो एनसीईआरटी का आधार पे होगी नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि एनसीईआरटी क्या मानती है, क्योंकि एनसीईआरटी तो कहीं ना कहीं राइट से उठा, वो तो कोई लेखक तो है ही नहीं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अनुसार कौन लिखेगा, वो लिखिएगा कोई राइट जो गाइड लिखेगा। जब मैं आ कहती हूँ कभी हल्दी घाटी युद्ध में एनसीईआरटी में महाराणा प्रताप की विजय बताएंगे, जबकि एनसीईआरटी कोई राइटर थोड़ी है, वो तो एक प्रमाणिकता देती कि सारो मामलो आज वो उत्तर ठोकी तीन हिसाबों से। अपन आप पूछेगो नहीं उत्तरी ध्रुव है तो आप एनसीईआरटी को लिख सका, अपन लिखनी पड़ेगी बाल गंगाधर तिलक, ब्रैकेट में लिखो, किताब को नाम लिखो तो लिख दो द आर्कटिक्स, द आर्कटिक्स होम ऑफ द आर्यंस, द आर्कटिक्स, आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, होम ऑफ द आर्यंस, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। अगलो लिखो फिर कौन सो बच गयो, जर्मनी बच गयो, जर्मनी भी नहीं, जर्मनी। पेन का वह हर्ट, पेन का वह हर्ट, क्योंकि हिटलर अपने को आर्य मानता था, इस चीज को ध्यान रखना। जर्मनी अच्छा, तो
यूक्रेन को कौन सो देश को रे बेचारा भी रूस को के बिगड़ो तो वो एक और आ रही है यूक्रेन पर करिए नहीं कमजोर यूक्रेन ये फिर के वे दूसरे पहलवान के दम पर कूदनो नहीं चाहिए आदमी इन आपके बहम पड़ गयो तो अमेरिका तो एक बिजनेस करने वाला है और बिजनेसमैन आदमी बिजनेस का ही फायदा देखता है। जैसे कोई ब्याज लेने वाला आदमी है ना, वो लास्ट में अपनी बहन से भी ब्याज ले लेगा, क्योंकि वो हर चीज को बिजनेस मानने लग गए। अमेरिका ने बिजनेस से ही अपने आप को ऊपर लेके गए हो। प्रथम द्वितीय इसने अच्छा फायदा उठाया। अब जब लड़ाई होगी वो क्या दूसरा कर दिया, पंखों क्या मिली हो पहले से। अब रूस है ताकतवर देश है, रूस का कभी को बंटे भी किया, गलती रूस की भी कौन केस का तो पहले कहे हो रहे टीक्यो रे भाई टीक्यो रे, तू छेड़े मरने, तू इन हाथों ने हथियार छोटे हैं, चलाना नहीं भूले। अब बड़े उल्टावे मोदी सहायता करो तो कहे हो नहीं के विरुद्ध हो तो मोदी भी के कर ले हो तो मोदी ने बात की रूस के कौन सी भाषा में करी, फिर तो सोच नहीं बात गुजराती में करी है, फिर बीच में बिचौली और आखे होगा तो क्यों वो तो अपरली मीडिया रहो और वो चैनल देखे को नहीं तो लड़ा गे रहा दूसरो विश्व युद्ध करा गे रहा तीसरो दूसरे दम पर कूदेड़ा है ठोको बहुत को जो आग तो आदमी और करेंगे तो उसकी राजधानी तक सेना पहुंच गई है। और किसी देश की राजधानी तक सेना पहुंचनी दूसरे देश की बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया लेकिन बॉर्डर तक ही आ पाया, आगे नहीं बढ़ने दिया आपने। और वहां कौन सी कीव है शायद राजधानी, हाँ कीव तक मैं दिल्ली तक देख लो 10 किलोमीटर दूरी में लाके जालिया दिख रहे। अब जाके फिर संभालनो बात भी करनी, पुतिन करा कौन सो करा पुतिन करा जाके बात करांगा भाई केस वहां है देख ले देखो है। अब देखो मध्य एशिया जेजी रोड्स व मैक्स मुलर, संपूर्णानंद भी एक और लिख दो लास्ट में, संपूर्णानंद नाम है राइट। संपूर्णानंद भी आर्यों का मूल स्थान सप्त सेंधो प्रदेश मानता है। क्योंकि ऐसा बता जाता है कि सप्त सेंधो को प्रदेश है नहीं है। संपूर्णानंद भी आर्यों का मूल स्थान सप्त सेंधो प्रदेश मानता है। सप्त सेंधो प्रदेश में देवासुर संग्राम हुआ, देव और असुर लड़े, तो असुर तो हार कर चले गए पश्चिमी साइड में और देवता आ गया भारत का। भारत को प्रेम ज्यादा है देवता से, देवता भारत का नहीं है, असुर भी नहीं। यहाँ देवासुर संग्राम हुआ था सब क्षेत्रों के आसपास, ऐसा माना था। अब लिखो, अगर आपसे पूछ रहे कि ऋग्वेद की तुलना किस ग्रंथ से की जाती है, ईरान की किस ग्रंथ से की जाती है? जैंतावस्था, सेम टू सेम है। हमारे यहाँ जो सूर्य का काम है उधर सूर्य का कोई और नाम दिया गया वही है। आई देवता है, आई कल्चर है, सारी की सारी सेम चीजें मिल रही है। तो एक लाइन लिख दो, ऋग्वेद की तुलना जैन अवस्था से की जाती है। जैन अवस्था जैन अवस्था इस ग्रंथ से की जाती, पूछा भी जा चुका है सर। रीट में क्या आया था आर्यों का? वैदिक सभ्यता को प्रश्न आयो, क्या आयो याद है तो नहीं आयो? वैदिक से आया नहीं था, वैदिक आगे रीट में तो तो कौन है उसका प्रश्न ही नहीं उठ रहा ना प्रश्न तो पूछे ध्यान में बनी आयो मेरे से पूछे तो बहुत जैन का नहीं, बहुत जैन तो नहीं लागे, इसमें आया जरूर है, प्रश्न तो है, तो थार ध्यान में कोई बात नहीं। देखो, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा है, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है।
यहाँ लगा लो, चाहे तो पूर्व वैदिक लिख दो चाहे ऋग्वेदिक सभ्यता लिख दो, चाहे पूर्व वैदिक लिख दो चाहे ऋग्वेदिक ही लिख लो, बढ़िया रहेगा। ऋग्वेदिक वातावरण, ऋग्वेदिक सभ्यता, ऋग्वेदिक सभ्यता ब्रैकेट में लिख दो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अगला लिख दो उत्तर वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता 1000 से 600 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब लिखो ऋग्वेद, हेडिंग डालो ऋग्वेद। ऋग्वेद में मंत्रों को ऋचा कहते हैं, मंत्रों को ऋचा, ऋचा पढ़ना के बोले जहां अपने व्याकरण और पंडित बोला भी होत्री, शाबाश, बढ़िया बात है। आवे मतलब पटेड़ो थोड़ा बहुत पटेड़ो जगह बढ़िया समझ में आ जाओ, लिख ही लो। मंत्र पढ़ने वालों को होत्री कहा गया, मंत्र पढ़ने वाले को होत्री, हो तैगनी चरी। ऋग्वेद में 10 मंडल, 10 मंडल, सीधा ही लिखो मंडल 10, मंडल 10। सूक्त 1028 या 1017, 8वें मंडल के परिशिष्ट पर्व के 11 और जोड़ देंगे तो 1028 हो जाएगा, वरना 1017 है। ठीक है, दोनों ही लिख दो चाहे कोई ऑप्शन आए, क्योंकि वो 11 मंत्र रिपीट हुए इसलिए मूल 1017 आई। 10 मंडल 1028 सूक्त, और फिर बच गया मंत्र के 10,580, कुछ जगह 10,600 भी लिखे मिलते हैं, 10,580, 10,580। वेद में 10 मंडल 1028, 10,580 मंत्र है। लिखो प्रथम व 10वां मंडल सबसे बड़ा है, प्रथम व 10वां मंडल दोनों में 191 सूक्त है। प्रथम व 10वां मंडल सबसे बड़ा है। ऋग्वेद की रचना सप्त सेंधव प्रदेश में सरस्वती के किनारे हुई है। सप्त सेंधव प्रदेश में सरस्वती नदी के किनारे हुई है। बड़ बैठ के आराम ठंडी हवा में लेके जो को फेली के प्रमाण तो बड़ी करिए, आपने नोट्स कॉल लिखीजिए। उनके तो कोई स्वार्थ भी नहीं था, ये भी नहीं फोटो कॉपी करा के बेचना है। जो भी लोग राइटर पीछे के जो भी कुछ लिख के गए, आजकल नोट्स कौन बनाई जा आपके स्वार्थ खातिर में, किताब लिख लो, पंचतंत्र लिख लो, कुंभाजी को तो कहना ही खेल है, राजा हो गए 15-20 किताब लिख ली। अब लिखो मुख्य मंडल है, वेदव्यास से, वेदव्यास ही है सब, पहली लिखा थी महर्षि कृष्ण देव भाई वेदव्यास। प्राचीन इतिहास चल रहा है, प्राचीन पुराणों थोड़ा सा बाहर निकल गया, थोड़ा सा बाहर निकल गया। मैंने एक 4 चीज आई है वैदिक प्राचीन, बाकी और भी आ जाए, लेकिन मैंने 4 ही पढ़ना है, सिंधु, वैदिक, मौर्य, गुप्त, मैंने 4, बाकी छोटा छोटा एक दिन को डेढ़ बड़ा है 4 ही पोर्शन। मुख्य मंडल 1 नंबर लिखो, प्रथम मंडल, प्रथम मंडल कणव ऋषि द्वारा लिखा, कणव ऋषि, कणव। इस मंडल में
20 राजाओं के एक युद्ध का उल्लेख है। जिसमें 60,999 राजाओं ने भाग लिया था। ये महाभारत भी उसका। इसमें 20 राजाओं की युद्ध का वर्णन है, जिसमें कितने राजाओं ने भाग लिया। 20 लड़ाई हुई और फिर गला ठूठा उठा गया क्या? 60,999। ये फिर महाभारत भी उसमें। महाभारत में तो बहुत लोग भाग लिए। दूसरा मंडल, ये एनार्टिव ग्रीत स्मत ऋषि का है। गृहीत स्मत ऋषि का है। अलग अलग ऋषियों के सारे। गृहीत स्मत, इन्हें गृहीत स्मत को विश्व के प्रथम अभियांत्रिकी, इंजीनियर हो गए, अभियांत्रिकी ये बोला इंग्लिश में इंजीनियर। ये विश्व के प्रथम अभियांत्रिकी है। आपको तीसरा याद करना है, बाकी दोनों नहीं पढ़ने, सिर्फ लिखा है। देखो तीसरा मंडल, तीसरा मंडल विश्वामित्र को समर्पित है। विश्वामित्र द्वारा लिखा है। ये विश्वामित्र का है। विश्वामित्र पहले धर्मगुरु माने जाते हैं। उसी कुल के थे ये। वैसे पहले धर्मगुरु माने जाते हैं विश्वामित्र। एक अलग से लिखो गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र। तीसरे मंडल में, तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित, विश्वामित्र द्वारा रचित विश्वामित्र द्वारा रचित मात्राएं 24। गायत्री नाम का छंद है जिसमें 24 मात्राएं 24। पूछा था एक बार इसको, बाकी मात्रा को निकलेगी थी। गायत्री मंत्र लिख के भी देखूंगा नहीं, 24 मात्रा को नहीं आओगी, क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है इस चीज का। मात्रा भी क्या कर लेंगे, ये हिंदी साहित्य वाला ही कर सका, अपनों को नहीं। आप सीधी गिण लाई जाओगे पे को नहीं हुई चॉइस। ये विश्वामित्र ने लिखा, विश्वामित्र ने लिखा। गायत्री मंत्र अनार्यों को आर्य बनाने के लिए लिखा गया था। गायत्री मंत्र अनार्यों को आर्य बनाने के लिए लिखा गया। चौथा मंडल लिख दो वामदेव को है, जिसमें कृषि यंत्रों का भी उल्लेख है। वामदेव का है, लिखो तो लिख दो, नहीं लिखो तो कोई बात। हाँ, पांचवा मंडल अत्रि ऋषि से संबंधित है। लिखो तो लिख दो, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, पूछेगी कभी नहीं पूछा। छठा मंडल जिसको लिखना है वो लिख लो, भारद्वाज ऋषि को संबोधित है। भारद्वाज ऋषि, छठा भारद्वाज ऋषि। लिखो लिख लो, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, पूछेगी, किसी एग्जाम में नहीं पूछे। फिर लिखो सातवां मंडल, सातवां मंडल हेडिंग डालो दासरा के युद्ध, दासरा के युद्ध, दासरा के युद्ध। परूसनी या रावी नदी के किनारे पंजाब के आसपास लड़ा गया। परूसनी या रावी नदी के किनारे पंजाब के आसपास लड़ा गया। त्रित्सु वंश या भरत वंश, त्रित्सु कबीला है वैसे, इसका भरत वंश कह सकते हो। त्रित्सु वंश या भरत वंश के शासक सुदास
सुदास वह पुरु वंश के मध्य लड़ा गया। पुरु वंश का राजा था, पुरोत्साह ऐसे पुरोत्साह पुरु वंश के राजा के मध्य लड़ा गया। कारण लिखो लड़ाई का। सुदास ने विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ को ऋषि बना दिया। सॉरी पुरोहित वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया था। पुरोहित खातर लड़ाई हुई, गृह मंत्री को पदों नहीं। इसमें 3 अनार्य कबीले अज शीघ्र यज्ञ ने भाग लिया था। इसमें 3 अनार्य कबीले अज शीघ्र यज्ञ ने भाग लिया था। अज शीघ्र और यज्ञ ने भाग लिया था। यह नारी कबीले। आठवां लिखो तो लिख दो, प्रणव यहाँ गिरा ऋषि छोड़ो। 9वां लिखो सीधा, 9वां मंडल। हाँ, विदुषी महिला लोपा मुद्रा घोषा बाद में दिखा दूं लास्ट में। तो विद्वाना जिक्र करा बट है विदुषी महिलाएं जो ही उनका नाम बहुत बार पूछा गया। लोपा मुद्रा घोषा और कौन सी है? अपारा है तो बड़ी, मैंने 3-4 नाम। चलो लिखो 9वां मंडल। 9वां मंडल इसमें सोम देवता का वर्णन है। सोम देवता का वर्णन है। देवता बना रखे सोम हिमालय की मुंजमत चोटी से प्राप्त होता था। सोम हिमालय की मुंजमत चोटी से प्राप्त होता था। मुंजमत चोटी से प्राप्त होता था। सोम का कितना सूक्त है? इंगमा है टोटल 114 सूक्त ही है 9वें मंडल। सोम के लिए 120 सूक्तों का प्रयोग हुआ है। 6 गठों नाकों को बाढ़ के लिए और दूसरी जगह लिखी हुई। और कुछ से अधिकतर किताबें 144 भी लिखी है सोम के लिए। 100 आपने पता नहीं कौन सा पढ़ा है, कौन सा पढ़े। पूरी माथा पच्ची काय बात है जी, तो बड़ो पढ़ के पूरा विवरण करें कौन सा रिपीट होएगा है, कौन सा रिपीट को नहीं होएगा, क्योंकि बहुत सारे सूक्त रिपीट भी हो गए हैं इसके अंदर। सोम आप लास्ट में लिखना, सोम के लिए इतने सूक्त के प्रयोग किए गए, ये किया गया वो चीज। अब हेडिंग डाल के छोड़ दो 10वां मंडल।